नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, जिनेश डुगर हैं डायरेक्टर हैं 9 स्टार ब्रोकिंग के, और नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत ग्वार के साथ, क्योंकि ग्वार की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। काफी वोलेटाइल मार्केट है ग्वार का। आप देखिए कि सोमवार को बहुत बड़ी तेजी आई और पिछले 2 दिनों में फिर तेज गिरावट आ गई है। सवाल यह है कि आखिर ग्वार में वो क्या रहा है, आखिर क्यों मार्केट में इतना ज्यादा उठापटक है, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और जिनेश डुगर साहब, आप जरा बताएं कि मार्केट में इतना पैनिक क्यों है ग्वार में। मृत्युंजय जी, पिछले 2 दिनों से नए ग्वार की सप्लाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अराइवल 33 से 35 हजार बोरी की आ रही है। इसके साथ ही मतलब भावों के ऊपरी स्तरों पर गम में एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर है। इसी के चलते वायदा में ट्रेडर्स की मुनाफा वसूली देखी जा रही है। क्या लगता है आपको, अभी और गिरेगा क्या? देखिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है अराइवल्स का प्रेशर बढ़ेगा तो नियर टर्म में प्राइसेस में दबाव आ सकता है। लेकिन ऑन दी होल, जैसा कि इस साल ग्वार की फसल काफी कमजोर है, इस कारण लॉन्ग टर्म में ज्यादा मंदी आ जाए वैसा माहौल मुझे नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मंदी यहाँ पे देखी जा सकती है। नहीं, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है क्या? क्या प्राइस टारगेट है आपका ग्वार सीड और ग्वार गम में? देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर गम की एक्सपोर्ट डिमांड में अगर सुधार होता है तो आने वाले समय में गम के प्राइसेस 15-16 हजार की रेंज और ग्वार के प्राइसेस 7100-7200 की रेंज में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी शॉर्ट टर्म में अराइवल्स का प्रेशर रहेगा, ग्वार की अराइवल डेली बेसिस पर यहाँ ऊपर में 40,000 बोरी तक भी जा सकती है। तो उसके चलते यहाँ पे हो सकता है कि ग्वार गम में 11,800-900 की रेंज और ग्वार सीड में यहाँ पे 6200-6300 की रेंज वायदे में देखी जा सकती है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में एक दबाव रहेगा, लेकिन आप तो जिनेश डुगर साहब उस दिन भी कह रहे थे कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, गिरावट नहीं रहेगी, आगे दाम बढ़ेंगे। अचानक से आपका आउटलुक बदल गया। बिल्कुल, फंडामेंटल तो मजबूत है, लेकिन सर जैसा कि अराइवल्स का प्रेशर बढ़ा है, इसी कारण दबाव देखा जा रहा है। नहीं, अराइवल तो आना ही था। मतलब अराइवल ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड है, अराइवल तो तय था कि इस वक्त में अराइवल होता है। लेकिन आपसे जब पिछली बार मेरी बात हो रही थी, उस वक्त तो आप बहुत तेजी की बात कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि अराइवल का प्रेशर प्राइस पर रहेगा, दाम गिरेंगे। नहीं सर, लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू आज भी तेजी का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में यहाँ थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली के चलते दबाव देखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। बीरेन जी, आप भी ग्वार को ट्रैक करते हैं, आपका व्यू क्या है ग्वार के ऊपर? मुझे 6220 नीचे में 6220 और अपसाइड में 6770 यानी 500 रुपए की रेंज में लॉक हुआ चौपी मार्केट लग रहा है। फंडामेंटली आपको कैसा लग रहा है मार्केट, बीरेन जी? धीरे धीरे इसका ब्याज बदला, यानी हेजर के लिए थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव होने लगा है। जो बिल्कुल मार्केट एक बार तो इन्वर्ट में चला गया था, अब 70 रुपया बदला हो गया है। तो हेजर वापस आ रहा है धीरे धीरे, तो अपसाइड लिमिटेड है ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये जरा बदला जो आपने अभी बताया 70 रुपए का बदला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते हैं हेजिंग किस तरह से होती है और बदला क्या होता है, उनको जरा बदला समझाइए सर, क्या होता है ये जो बदले की बात आप कर रहे हैं। बदला जो गवार में है वो तो जानते ही होते हैं, बट फिर भी मैं सिंप्लिसिटी के लिए बोलूंगा कि नवंबर से दिसंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जो 60-65 रुपया, उसको बदला या रोल ओवर कॉस्ट या कैरी चार्ज बोलते हैं। अच्छा, नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नवंबर में अगर किसी ने ग्वार लिया है और अगर वो दिसंबर में उसको बेचता है तो उस डिफरेंस को आप बदला कह रहे हैं? हाँ, वो रोल ओवर करेगा तो उसको 70 रुपीज देना पड़ेगा, आगे रोल ओवर करेगा अगेन 70 रुपीज देना पड़ेगा, तो हेजर को वो मिलेगा और बायर को देना पड़ेगा। बायर को देना पड़ेगा, राइट, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जिनेश डुगर साहब।
ग्वार पर अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि आगे के फंडामेंटल ग्वार के दिख क्या रहे हैं। तो एक तरफ ग्वार में गिरावट है, लेकिन दूसरी तरफ सोयाबीन के मार्केट को अगर देखें तो सोयाबीन में करीब 1.5% की तेजी आज दिखी है और 5500 के ऊपर सोयाबीन का प्राइस बंद हुआ है। नीरज देसाई हैं हमारे साथ सोयाबीन पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जीजीएन रिसर्च के। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या व्यू आपका बन रहा है सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि अराइवल तो सोयाबीन की भी हो रही है। क्या सोयाबीन में 5500 का एक बेस बन चुका है और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या आपको लगता है चूंकि प्रोडक्शन काफी ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो सोयाबीन में कुछ और गिरावट दिख सकती है? क्या व्यू है आपका? देखिए, सोयाबीन मार्केट रेंज बाउंड प्रोडक्ट लग रहा है अभी हाल। नीचे में 50, 350, 5400, ऊपर में 5600, 5650, ये एक रेंज सी मान लीजिए। अराइवल्स अच्छी थी दिवाली के पहले, फिर एक दिवाली का गैप आ गया। अब 2 दिन से दिवाली के बाद की अब अराइवल चालू हुई है, तो प्लांट्स एंड मिल्स थोड़ा माल कवर कर रहे हैं। फार्मर ज्यादा भाव घटता है तो माल बेचने में थोड़ा रुक जाता है, भाव ज्यादा बढ़ जाता है तो मिलर्स थोड़ा सा खरीदने में अटक जाते हैं। एक्चुअली थ्रूपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट स्लो है। जो मील इंपोर्ट साउथ में हुआ है अच्छा, वो आज भी स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है और उसका बैकवर्ड वर्किंग अगर हम पूरा करते हैं तो हाल फिलहाल नवंबर महीने में या अर्ली दिसंबर तक वो पुराना स्टॉक इंपोर्ट का साउथ में चलेगा, जिसके कारण यहाँ की मिल्स को बहुत अच्छी डिमांड लोकल डीओसी की नहीं आएगी। तो लोकल डीओसी की डिमांड स्लो पड़ते प्लांट वाले बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे, बहुत भाव ज्यादा घटेगा तो फार्मर थोड़ा एग्रेसिव कम होगा। इसी रेंज बाउंड मूवमेंट में मुझे लगता है कि ये हार्वेस्ट के नेक्स्ट 20-25 डेज जाएंगे। साथ ही में इस साल क्या है कि लास्ट ईयर में हमने काफी अच्छा एक्सपोर्ट ऑलरेडी बुक करना चालू कर दिया था, इस बार कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी बुक नहीं किया है। तो ओवरऑल कोई ऐसा बहुत बड़ा एंथुजियाज्म नहीं बन पाया है जिसके कारण मार्केट बहुत रैली करे। इंटरनेशनल सोया मील शिकागो भी बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। ऊपर में जो 450-460 शिकागो मील था वो 330 के आसपास होवर कर रहा है। कल ही थोड़ा बहुत मूवमेंट 340-345 के आसपास का दिया, पर रिलेटिवली लोअर रेंज में बैठा हुआ है। तो सोयाबीन में अभी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दोनों तरफ की अभी तक तो नहीं लग रही है। आप कहें कि बहुत किस तरीके का काम होता है अगर एक्सपोर्ट का या डिमांड साइड का, वो देखने का रहेगा। ठीक है, तो मतलब कोई बड़ी हलचल अभी सोयाबीन में नहीं दिखेगी, ये आप कह रहे हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट प्राइस आज क्रूड पाम तेल करीब 1% ऊपर, सोया तेल भी करीब 1% ऊपर है और सोयाबीन 90 रुपए की तेजी के साथ 5500 के ऊपर बंद हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर जो हमने आपको दिखाई थी मंडे को कि कॉटन के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, इसको लेकर के काफ़ी हलचल तेज हुई है। कॉटन कारोबारियों ने सरकार के सामने अपनी समस्या रखी। सोमवार को मीटिंग हुई थी और उस बैठक के बाद सरकार के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है और सरकार इसके ऊपर गंभीर है। और टेक्सटाइल सेक्रेटरी ने कहा है कि हर संभव कदम उठाए जाएंगे राहत देने के लिए। टेक्सटाइल सेक्रेटरी से खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए आपको सुनाते हैं। कॉटन के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं टेक्सटाइल सेक्रेटरी यूपी से। सर ये बताइए कि अभी इंडस्ट्री का ये कहना है कि कॉटन ऑल टाइम हाई पर है, मतलब इतने रेट्स इससे पहले कभी नहीं हुए। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो इसको लेकर हम कोई मंत्रालय से या विभाग से कोई ऐसा प्लान या एक्शन देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कॉटन जो प्राइसेज आज के दिन में हाई हैं उसके कई कारण हैं। जनरली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो नया सीजन होगा उसके बिगनिंग में कॉटन प्राइसेज इतने हाई होंगे। एक तो क्या है कि इस बार जो चूँकि अनटाइमली रेंस हुए थे इसलिए कॉटन के अराइवल जो हैं वो थोड़े अभी कम हुए हैं। तो अभी तो 10% ही जितना हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है उसके केवल 10% कॉटन जो है वो मार्केट में आए हैं एक्चुअली। तो अभी कॉटन और मार्केट में आएंगे। दूसरा क्या है कि ये जो कॉटन आज के दिन में ऐसी कमोडिटी हो गई है कि एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। तो कॉटन प्राइसेज इंटरनेशनली कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। आज भी भारत का जो कॉटन का जो रेट है, हमारे यहाँ जो रेट है वो वर्ल्ड के रेट से करीब 10% कम है, लेकिन वर्ल्ड ओवर कॉटन के रेट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कंजम्पशन पिछले 2 सालों में काफ़ी कम था, वो इस बार चूँकि इकोनॉमी खुल रहा है हर जगह का तो डिमांड बढ़ रही है, तो कॉटन के कंजम्पशन इंडिया में भी और बाहर भी ज़्यादा हो रहे हैं। जबकि प्रोडक्शन जैसे चाइना का प्रोडक्शन जो है वो सब्सटेंशियली लोअर इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये कई कारण हैं जिससे कॉटन के प्राइसेज ज़्यादा हैं।
ना कॉटन के प्राइसेस अगर ज़्यादा पे है तो इससे एक तबका तो बहुत ही खुश है और खुश होने की बात भी है, वो है फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि फार्मर्स को अच्छे अगर प्राइस मिलेंगे तो फार्मर्स और कॉटन के एकरेज अगले साल बढ़ाएगा, ज़्यादा उत्साहित होगा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे टेक्सटाइल सेक्रेटरी को जो कह रहे थे कि इंडस्ट्री की समस्याओं से वाकिफ़ हैं और उसके ऊपर सरकार गंभीर है। हालांकि हाल के दिनों में कॉटन के दाम काफ़ी बढ़े हैं और इसी को लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यार्न वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुलाकात उन्होंने की थी और अपनी समस्याओं को रखा था और कहा था कि कुछ राहत यहाँ पर मिलनी चाहिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की बात डिमांड हो रही है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़े और कीमतें काबू में आए। देखते हैं आगे इस पूरे मसले को लेकर क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन आज एक फैसला और हुआ है कॉटन किसानों को ध्यान में रखते हुए, और वो फैसला ये है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फंड अलॉट किया गया है ताकि किसानों को फायदा हो। 60 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। आइए आपको सुनाते हैं। उसकी अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। और आपको ज्ञात होगा एमएसपी के दाम तो तय होते थे लेकिन पूर्व की सरकारों में खरीद नहीं होती। जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए, लेकिन जूट का जो ईयर गिना जाता है वो जुलाई से जून तक का होता है। तो इसमें 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। अब वक्त है एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब घुमा फिरा कर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। Sapphire Foods India Limited, with 2 market-leading quick-service restaurant brands, an aspiration to be India's best restaurant operator, and a focus on delivering great customer experience, now makes a public issue of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built issue being offered in a price band of 1,120 to 1,180 rupees per equity share. Opens November 9th, closes November 11th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। MCX iComdex Energy Index Futures MCX के क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस वायदा के भावों का प्रतिबिंब है। अब लाइव ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर कमोडिटी मार्केट के लिए। और खबर यह है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की एंट्री हो सकती है। पूरी खबर बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, बताइए क्या पूरी खबर है? बिल्कुल, सेबी की अपॉइंटेड कमेटी है कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, उसकी अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है वो है कि क्या कमोडिटीज मार्केट में FPI को अलाउ करना चाहिए नहीं। ये चर्चा मतलब बाजार हमेशा से चाहता था कि पार्टिसिपेशन बढ़े और FPI से अच्छा पार्टिसिपेशन कमोडिटी मार्केट के लिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब सेबी जो सोमवार को मीटिंग होने वाली है उसमें ये डिस्कस करेगा कि क्या FPI को अलाउ किया जाए या नहीं। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डिस्कशन है वो इस तरीके से बढ़ेगा कि पहले नॉन एग्री सेगमेंट में स्टार्ट किया जाए, फिर इसको बाद में एग्री सेगमेंट में लाया जाए, क्योंकि एग्री सेगमेंट ऐसा इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कई कमोडिटीज होती हैं। यदि FPI आ जाए, क्योंकि FPI एक अनस्टेबल ट्रेडर होता है जो लंबे अवधि के लिए कई बार निवेश नहीं करता है, तो उससे उसका नुकसान ना हो। तो लेकिन एक बड़ा बाजार में एक एंट्री मिलेगी FPI को, ऐसा लग रहा है। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि 2018 के अंदर सेबी ने अलाउ किया था एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज करके, जिसमें जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं वो लोग डोमेस्टिक मार्केट में हेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी तक सिर्फ एक एंट्री आई, मतलब एक एंटिटी है जो इसका यूज कर रही है। तो अब सेबी चाहता है कि इसको FPI के साथ मर्ज कर दिया जाए या EFE को डिसॉल्व करके सिर्फ FPI की एंट्री रखी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका, और इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। जिगर त्रिवेदी भी हैं हमारे साथ आनंद राठी के। जिगर जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके हिसाब से आज शाम के मार्केट में गोल्ड और सिल्वर, इन दो कमोडिटी में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में थोड़ी बहुत मोमेंटम पॉजिटिव रहने का चांसेस है। यहाँ पे इवनिंग में यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स भी आने वाले हैं। बट आई थिंक लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो, इट्स टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड दिसंबर 48,300 के ऊपर ही खरीदारी की जा सकती है। 48,200 स्टॉप लॉस, 48,500, 600 के यहाँ टारगेट लेके चल सकते हैं। सिल्वर मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 64,700 के ऊपर ही खरीदारी की जा सकती है। 64,400 स्टॉप लॉस एंड 65,200 इज अ टारगेट फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। बीरेन जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्या कच्चे तेल में कुछ और तेजी की उम्मीद की जाए? आज ऑफिशियल डेटा भी जारी होगा क्रूड स्टॉक का अमेरिका में। क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में?
अभी भी इसमें इन्वर्टर है बैकवर्डेशन, तो मैं अपसाइड ज्यादा मान रहा हूँ। यहाँ 6080 पे हम दिसंबर क्रूड बाई कर सकते हैं। उसका 6 to 20 का हम टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 6000 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। मेटल का मार्केट जिगर आपको कैसा लग रहा है? आज की कोई टॉप पिक आपकी बेस मेटल में? सो मृत्युंजय, मेटल्स का मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से चाइना के डेटा आए थे, यूएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल भी पास किया है, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। डॉलर में भी हमने वीकनेस देखी 3 दिनों में। आज की टॉपिक कॉपर रहेगा। कॉपर वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 735 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, 732 स्टॉप लॉस एंड 741 743 इज अ टारगेट। ओके, तो ये राय हो गई आपकी एमसीएक्स पर कॉपर में कि कॉपर में अभी क्या कुछ करना चाहिए। बीरेन जी, एग्री मार्केट पर आपकी कहां पर नजर है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा उठापटक है। कल के कारोबार में अगर किसी को नजर रखनी चाहिए तो एग्री में कौन सा ऐसा काउंटर है जहां पर आपको लगता है कि ठीक ठाक अभी ट्रेड बन रहा है? कपास मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है रिलेटिव टू कॉटन, तो यहाँ मैं 1820 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 1845 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1750 का टारगेट रहेगा। और कॉटन पे सर, कॉटन के दाम अभी आपको लगता है कि और बढ़ेंगे? कॉटन में अभी भी अपसाइड बाकी है, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन का बहुत पैनिक टाइप का डर बना हुआ है मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा नर्वस है कि कोई इंटरवेंशन आएगा, या तो इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट कोटा या एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारी रिवर्स चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केट में डर है, और डर के माहौल में 600 रुपए बढ़ गया एमसीएक्स और कॉटन, ये कैसा डर है? अगर डर नहीं होता तो ज्यादा पड़ता, क्योंकि इंडियन मार्केट वर्ल्ड में सबसे सस्ता है कंपेयर टू चाइना और कंपेयर टू यूएसए। टेक्सटाइल सेक्रेटरी भी यही बात कह रहे थे। खैर ठीक है, इस पर नजर रहेगी। आप जरा बताएं जिगर की नेचुरल गैस में अभी कोई ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नेचुरल गैस मुझे लग रहा है मृत्युंजय, जो कल की एक शार्प सेल ऑफ आया था उसके बाद भी आज भी 1.5% डाउन है। 366 365 इसी लेवल के आसपास यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं नेचुरल गैस में। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 369 स्टॉप लॉस एंड 355 इज अ टारगेट। ओके, बहुत शुक्रिया जिगर आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।